प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में बने 1,75,000 आवासों का किया लोकार्पण। पीएम ने कहा, योजना से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के जीवन में आया महत्वपूर्ण बदलाव। प्रधानमंत्री ने गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबों को मजबूत करने पर दिया जोर। कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है गरीबों का सशक्तिकरण। दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर आज से परिचालन पूरी तरह से हुआ शुरू। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक मेट्रो सेवाएं होंगी उपलब्ध। एयरपोर्ट मेट्रो सेवा भी शुरू। भारतीय रेल ने आज से शुरू की 40 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां। इन ट्रेनों के लिए 2 दिन पहले ही शुरू हो गई थी बुकिंग। केंद्र ने पूर्वोत्तर राज्यों से कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने को कहा। अर्ली डिटेक्शन और व्यापक परीक्षण से क्षेत्र में बढ़े हैं पॉजिटिव मामले। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और बहरीन के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना की घोषणा की। मध्य पूर्व में शांति की दिशा में बताया ऐतिहासिक क्षण। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक सोने की खदान धंसी। करीब 50 लोगों के मरने की आशंका। भारी बरसात के चलते हुई ये दुर्घटना। और खेल की खबरों में डोमिनिक थिएम यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले पहले ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी बने। खिताब के लिए जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगी भिड़ंत। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। मध्य प्रदेश में आज 1.75 लाख परिवारों को उनके सपनों का घर मिल गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 1.75 लाख आवासों का न केवल लोकार्पण किया, बल्कि गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। इस मौके पर आवास योजना से जुड़ी एक फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कई लाभार्थियों से बातचीत की और उनके अनुभव भी जाने। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का मकसद गरीबों को हराना और गरीबों का आत्मविश्वास, गरीबी को हराना और आत्मविश्वास गरीबों का बढ़ाना है। ये जो योजना है वो सिर्फ मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि गरीब को आत्मविश्वास देने की योजना है, ताकि वो छोटी छोटी समस्याओं जैसे घर, बिजली, पानी, ईंधन, ये रोजमर्रा की जो जद्दोजहद है ना, उससे वो बाहर निकलकर अपने काम में, अपने भविष्य के लिए, अपनी प्रगति के लिए अपना पूरा ध्यान लगा सके। कड़ी परिश्रम के बाद जब रात को थका हुआ वो जब घर पहुंचे तो मेरा गरीब भाई चैन की नींद सो सके और अगले दिन फिर तारो ताजा होकर फिर काम से निकल पड़े। मैं समझता हूं कि गरीबी को पराजित करना है, गरीबी से बाहर निकलना है, तो गरीब की ताकत बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और हमारी कोशिश यही है कि गरीबी से मुक्ति पाने का, गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रास्ता है गरीब को ताकतवर बनाना, और उस रास्ते को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और गरीब को अपनी लड़ाई लड़ने की जो ताकत मिल रही है, उसका परिणाम भी नजर आने लगा है। और प्रधानमंत्री ने पुरानी सरकारों की आवास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहले इसमें कई तरह की गड़बड़ियां थी, जिन्हें सुधारा गया है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी के चयन से लेकर गृह प्रवेश तक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, सिफारिश के लिए ढूंढता था लोगों को। आज हमारी योजना ऐसी है
कि सरकार को लोगों के पास जाना होता है, खोजना होता है और सुविधा देनी होती है। अब किसी की इच्छा के अनुसार लिस्ट में नाम न जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है। चयन से लेकर के निर्माण तक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आवास योजना की तुलना इंद्रधनुष के साथ की, जिसमें कई रंग होते हैं। दरअसल लाभार्थी को इन घरों में बिजली, पानी और गैस कनेक्शन जैसी हर बुनियादी सुविधा भी मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की एक बहुत बड़ी विशेषता है उसका इंद्रधनुषी स्वरूप। जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग रंग होते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के भी अपने ही रंग है। अब गरीब को सिर्फ घर ही नहीं मिल रहा है, बल्कि घर के साथ साथ शौचालय भी मिल रहा है, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन भी मिल रहा है, सौभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन, उजाला का एलईडी बल्ब, पानी का कनेक्शन, सब कुछ घर के साथ ही मिल रहा है। यानी पीएम आवास योजना के आधार पर ही अनेक योजनाओं का लाभ लाभार्थी को सीधे मिले, ये देखा जा रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि आवास योजना के जरिए आपदा को अवसर में बदलने का शानदार उदाहरण देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि पहले इस योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन 125 दिन का वक्त लगता था, लेकिन कोरोना काल में सिर्फ 45 से 60 दिनों के भीतर ही घर बना दिए गए। कोरोना के काल में तमाम रुकावटों के बीच भी देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों का काम पूरा किया गया है। उसमें 1,75,000 घर अकेले मध्य प्रदेश में ही पूरे किए गए हैं। इस दौरान जिस गति से काम हुआ है, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन 125 दिन, 125 दिन का समय लगता है। कोरोना के इस काल में पीएम आवास योजना के तहत घरों को बनाने में 125 दिन नहीं, सिर्फ 45 से 60 दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया गया है। आपदा को अवसर में बदलने का ये बहुत ही उत्तम उदाहरण है। और प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी संतुष्टि जताई कि पीएम गरीब कल्याण अभियान से मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में करीब 23,000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए जा चुके हैं, जिनसे न केवल जरूरतमंदों को सुविधा मिल रही है, बल्कि ये रोजगार और सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम है। पीएम गरीब कल्याण अभियान से मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में करीब करीब 23,000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए जा चुके हैं। इससे दो फायदे हुए हैं। एक तो शहरों से गांव लौटे लाखों श्रमिक साथियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है, और दूसरा ईंट, सीमेंट, रेत और निर्माण से जुड़े दूसरे सामान का व्यापार कारोबार करते हैं, उनकी भी बिक्री हुई है। एक प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान इस मुश्किल समय में गांव की अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा सहारा बनकर के उभरा है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना के माध्यम से गरीब के जीवन के हर सपने को साकार किया है।
अब मकान के लिए 1,25,000, शौचालय के लिए 12,000, मनरेगा की मजदूरी अलग से, और इससे इतने सुंदर मकान बनाए, और केवल मकान नहीं, गरीब की जिंदगी के हर सपने को साकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मकान में बिजली, हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया है। शुद्ध पीने का पानी, जल जीवन मिशन उन्होंने प्रारंभ किया है। तो किसी गरीब के लिए घर का सपना सबसे बड़ा सपना होता है और इस योजना से उसी सपने को साकार किया गया है। इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, बहुत स्वागत है आपका। गरीब को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध हैं और लगातार ऐसी योजनाएं सामने आती जा रही हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जो गरीब मौजूद हैं और शहरी क्षेत्रों में भी जो गरीब मौजूद है उनका उत्थान पूरी तरीके से हो सके। आज जो योजना जिस तरीके से गरीबों को गृह प्रवेश दिया गया है, अपने आप में एक नजीर है, एक मिसाल है। बिल्कुल। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में सत्ता में आई है, तब से जो घर का जो सपना था, यानी कि जो हाउसिंग फॉर ऑल का जो मिशन था, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया था सरकार के द्वारा कि कैसे 2022 तक हर किसी के पास अपना खुद का घर हो सके। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके दो सबसेट थे प्राइमरीली। एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर घरों का निर्माण किया जा सके और वहां पे रहने वाले लोगों को घर मिल सके, और एक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसमें अर्बन क्षेत्र के अंदर कैसे इंसेंटिवाइज किया जा सके, कैसे इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा सके, जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा आगे और अपना घर बना सके। तो अब सबसे बड़े जो इंपॉर्टेंट चीज है कि घर का कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो एक तरह से इसका जो समय लगता था बहुत कम हो गया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बताया कि पहले 125 दिन का समय लगता था, अब महज 40 से 60 दिन के अंदर घर बनकर तैयार हो जाता है। एक तो जो श्रमिक लोग यहाँ से बड़े बड़े शहरों से गाँव में गए, उसकी वजह से उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इन लोगों को रोजगार मिला, जिसकी वजह से इन्होंने वहां पे घर बनाए और एक तरह से स्पीड हमने देखी इन रोजगार, जहां तक घर बनाने के निर्माण की बात की जाए। दूसरा, नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए मेथड्स को भी अपनाया जा रहा है। आजकल जो घर के निर्माण की बात की जाए तो प्रीफैब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि बने बनाए जो दीवारें होती है, बनी बनाई सीलिंग्स होती हैं, बने बनाए डोर के फ्रेमिंग्स होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर बना दिए जाते हैं और एक जगह पर लाकर के इनको असेंबल कर दिया जाता है। ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ही क्वालिटी के मकान इससे बनते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी, सरकार मॉनिटरिंग भी कर रही है कि जो घर बन रहा है वो वास्तव में बना है कि नहीं बना है, क्योंकि जियो टैगिंग के माध्यम से घर का जो हर लेवल पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसको सरकार मॉनिटरिंग कर सकती है ऑनलाइन अपने डैशबोर्ड के माध्यम से। और जब घर पूरा बन करके तैयार हो जाता है तब एक तरह से जो फाइनल किस्त जानी होती है, जो 1,20,000 की होती है, वो फाइनल किस्त आखिरकार तब जाती है। 4 फेजेस में या 4 इंस्टॉलमेंट में इनको जो किस्त दी जाती है। तो एक तो इससे घर बनने की वजह से रूरल कंजम्पशन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो बढ़ावा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं जो अदर जो सबसेट्स होते हैं जो कि किसी की लाइवलीहुड को बदल के रखते हैं, जिसमें उज्ज्वला योजना शामिल है, जिसके तहत गैस कनेक्शन मिलना, उजाला के तहत एलईडी मिलना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन किया जाना, सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण होना, तो ये सब भी होते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर। बिल्कुल अरुण, कई बातें महत्वपूर्ण बातें आपस में जुड़ी होती हैं। अब गरीबों को जब घर मिलेगा और मूलभूत सुविधाएं जब बढ़ेंगी, लोग ठीक तरीके से ज़िंदगी में बसेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर रोज़गार भी बढ़ेगा क्योंकि लोगों की ज़रूरतें बढ़ेंगी। तो इससे एक तरीके से एक पंथ दो काज हो रहे हैं। गरीबों को ना केवल छत मिल रही है रहने के लिए, उनको अपना घर मिल रहा है, बल्कि दूसरे लोग हैं जिनके पास रोज़गार नहीं था, उनके लिए भी रोज़गार के नए साधन जो है वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि घर बनाने के माध्यम से वो देश के अंदर गरीबी को दूर करना चाहते हैं और कैसे गरीबों का उत्थान हो सके, उनका सर्वांगीण विकास हो सके, इस बात पर फोकस है। एक घर को बनाने के लिए एक जो आम आदमी होता है वो अपना पूरा जीवन खपा देता है कि कैसे हम अपना घर बना सके, और गरीब आदमी तो यहाँ तक सोचता है कि वो अपने कच्चे हाउस में रह रहा है। प्रधानमंत्री ने जिन बेनिफिशियरी से बात की, वो एक इमोशनल मोमेंट था रजनी, जब एक बेनिफिशियरी ने उनको बताया कि उनके जो बेटा और बेटी जब वो कच्चे मकान में रहा करते थे तो एक सांप ने उनको वहां पे आके काट के, जिनकी वजह से उनका जो दोनों बच्चों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब वो अपने पक्के हाउस में, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो गम उस समय पर मिला था वो ज्यादा बड़ा है कि आज का दिन ज्यादा बड़ा है, जो कि इतना सुखी वाला दिन है जब मैं प्रधानमंत्री से इंटरेक्ट कर रहा हूं। तो ये जब लोगों की आंखों में इमोशंस हैं, लोगों की आंखों में आंसू छलक रहे हैं, तो वो इस बात को दर्शाता है कि लोग कितना खुश हैं। एक तरह से उनके आंख में खुशी के जो आंसू हैं वो अपने आप में दर्शाते हैं कि किस तरह से एक उनके जीवन में बदलाव आया है। केवल घर मिलना ही जरूरी नहीं है, जो उनके साथ जो कैसे सबसेट्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि गैस कनेक्शन मिलना, सड़क मिलना, एक बेहतर लाइवलीहुड जिसको हम कहते हैं,
जब लाइवलीहुड इंडेक्स की जो बात करते हैं तो उनकी लाइवलीहुड जीवन शैली में किस तरह का सुधार आ रहा है, निश्चित तौर वो बात पर महत्वपूर्ण हो बिल्कुल। जाती है। और बिल्कुल इससे जीवन शैली में बदलाव आएगा और विकास की तरफ जो है गांव बढ़ेंगे और गांव और शहर दोनों के ग्रामीण बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। पोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत के साथ ही दिल्ली मेट्रो लॉकडाउन के पूर्व की स्थिति में वापस आ गई है। दिल्ली मेट्रो ने लोगों से यात्रा के दौरान कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। साथ ही गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह भी उन्हें दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो सेवा का पुनर्संचालन चरणबद्ध तरीके से कुछ दिनों पहले ही शुरू हो गया था। पहले चरण के तहत रैपिड मेट्रो, येलो, ब्लू, पिंक, रेड, वायलेट और ग्रीन लाइंस पर मेट्रो ट्रेनों का संचालन निश्चित अवधि के लिए शुरू किया गया था। दूसरे चरण में मेजेंटा और ग्रे लाइंस पर मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई। कोरोना महामारी के प्रसार के चलते 22 मार्च को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मेट्रो सेवा पर रोक लगा दी गई थी। वहीं मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली मेट्रो की एक्सप्रेस लाइन भी आरंभ हो चुकी है और अब दिल्ली मेट्रो की तमाम जो लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवा फिर से पूरी तरह बहाल है। करीब 389 किलोमीटर का दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क है और उस पर दिल्ली एनसीआर के लोग अब आराम से दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो की पूरी सेवा बहाल हो चुकी है। क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, आइए बात करते हैं। इंतजाम कैसे लगे दिल्ली मेट्रो के? Very fine, very fine. It is very adequate and very convenient and they are very helpful. बहुत टाइम से वेट किया है हम लोग। अब काम के लिए जाने के लिए बहुत ईजी लग रहा है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोविड की वजह से काफ़ी सेफ्टी रखी गई है मेट्रो में और जो पैसेंजर को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी मेनली एयरपोर्ट स्टाफ को, तो वो भी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है काम करना हमारे लिए भी। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली की लाइफलाइन वापस लौट रही है। इसके साथ ही आज ही नोएडा के सेक्टर 51 से लेकर ग्रेटर नोएडा तक नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी एनएमआरसी की सेवाएं भी बहाल हो गई हैं। मेट्रो सुबह 6 से रात 10 बजे तक चलेगी। एनएमआरसी की प्रबंध निदेशक ऋतु महेश्वरी ने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मेरा एक्वा लाइन के यात्रियों से ये अनुरोध है कि जो दिशा निर्देश गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए हैं उनका सभी लोग पालन करें। मेट्रो से यात्रा करने के दौरान अपना मास्क अवश्य पहनें। हमारे विभिन्न एंट्री गेट्स पर तैनात स्टाफ का सहयोग दें। प्लेटफॉर्म्स पर विभिन्न मार्क्स लगे हुए हैं ताकि यात्रियों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रहे। मेरा सबसे अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हों। इसके अलावा ट्रेन्स में भी इन सीट्स पर ना बैठने के निर्देश दिए गए हैं। कृपया उन सीट्स पर ना बैठें। मेट्रो की यात्रा के दौरान अंदर खड़े होने के स्थान पर भी मास्क लगे हुए हैं। रेलवे ने आज से देश भर में 40 जोड़ी यानी 80 विशेष ट्रेन शुरू कर दी है। इसके लिए 10 सितंबर से ही बुकिंग शुरू हो गई थी। ये स्पेशल ट्रेनें पहले से चल रही 230 ट्रेनों से अतिरिक्त हैं। ये रेलगाड़ियां देहरादून, अजमेर, जयपुर, जबलपुर, प्रयागराज, भागलपुर, गोरखपुर, ग्वालियर, मुजफ्फरपुर समेत देश के तमाम हिस्सों को जोड़ेंगी। कोरोना महामारी के दौर में इन स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा।
यात्रा से पहले फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना जरूरी होगा। खास बात यह है कि स्टेशन पर सिर्फ कंफर्म टिकट के जरिए ही प्रवेश मिलेगा और स्क्रीनिंग के बाद यदि कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो ही यात्रा के लिए स्टेशन पर आने की अनुमति होगी। और केंद्र सरकार की गेम चेंजर स्कीम डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2014 से अब तक 12 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीब और आम लोगों के बैंक खातों में पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, इसके कारण जनवरी 2020 तक करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत भी हुई है, जो पहले बिचौलियों या दलालों के पास पहुंच जाती थी। डीबीटी के सरकारी पोर्टल के मुताबिक अकेले इस साल अगस्त तक 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डीबीटी से आम लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर हुई है। इसमें से भी रिकॉर्ड करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि कोरोना काल में ही गरीबों के खाते में भेजे गए हैं। फिलहाल केंद्र के 52 मंत्रालयों या विभागों की 381 योजनाएं डीबीटी के दायरे में हैं। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने जेईई मेंस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जेईई मेंस परीक्षा इस महीने की 2 और 6 तारीख को आयोजित की गई थी। इसमें सफल उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। जेईई मेंस में 24 उम्मीदवारों ने 100% अंक हासिल किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी तेलंगाना से हैं। कोरोना संकट के कारण जेईई मेंस की परीक्षा 2 बार टाल दी गई थी। इस महीने ये परीक्षा 232 शहरों के 660 केंद्रों पर कराई गई है। इनमें से 8 केंद्र विदेश में थे। वर्ष 2019 से ये परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित होती है। इस साल पहली प्रवेश परीक्षा जनवरी में आयोजित की गई थी। और भारत में कोरोना मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बदौलत अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 36,24,196 हो गई है। देश में कोरोना से रिकवरी दर बढ़कर 77.77% हो गई है। वहीं मृत्यु दर घटकर 1.66% हो गई है। देश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 9,58,316 है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए पहले राष्ट्रीय सीरो सर्वे के अनुसार मई की शुरुआत तक करीब 64 लाख लोगों के कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने के संकेत मिले हैं। ये सर्वे 11 मई से 4 जून के बीच किया गया था, जिसमें 28,000 लोगों के रक्त के नमूनों की कोविड कवच एलिजा किट का इस्तेमाल कर इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी की जांच की गई। इसमें सबसे ज्यादा 18 से 45 आयु वर्ग के 43.3% लोगों में एंटीबॉडी पाया गया। इसके बाद 46 से 60 वर्ष के 39.5% लोगों में और 60 से ज्यादा उम्र वाले 17.2% लोगों में एंटीबॉडी बना। सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मई की शुरुआत तक 64,68,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना वायरस संक्रमण के चपेट में आने के संकेत मिले हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से संकेत मिलते हैं कि भारत में सीरो प्रेवलेंस समग्र रूप से कम था। ज्यादातर जिलों में देखा गया है कि कम प्रसार ये दर्शाता है कि भारत महामारी के शुरुआती चरण में है और भारतीय आबादी के अधिकतर हिस्से पर अब भी SARS-CoV-2 के चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या अब 2,86,56,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की तादाद 9,19,000 के पार है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,97,000 से ज्यादा हो गई है। ब्राजील के बाहिया राज्य के कोविड-19 के खिलाफ रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्राजील में कोरोना से 42,83,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों की वहां मौत हुई है। इजराइल और खाड़ी देश बहरीन अपने संबंधों को पूरी तरह से सामान्य बनाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते करने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बहरीन के किंग और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत करने के बाद ये घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक बताया। अमेरिका, बहरीन और इजराइल ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि मिडिल ईस्ट के लिए ये एक ऐतिहासिक समझौता होगा। बहरीन के विदेश मंत्री आगामी 15 सितंबर को इजराइल और यूएई के बीच होने वाले हस्ताक्षर समारोह में शामिल होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समझौते के लिए बहरीन की सराहना करते हुए कहा कि ये शांति का एक नया युग है।
और अब रुक करते हैं खेल की दुनिया का। यूएस ओपन सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने पैब्लो कैरेनो बुस्टा को 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3 से हराकर अपने पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ज़्वेरेव ने पैब्लो कैरेनो बुस्टा को 5 सेट्स में हराकर ये कामयाबी हासिल की है। कैरोना ने पहले 2 सेट 6-3, 6-2 से जीते, लेकिन ज़्वेरेव ने शानदार अंदाज में वापसी करते हुए सेमीफाइनल में बाकी 3 सेट 6-3, 6-4, 6-3 से जीत लिए। इस जीत के साथ ही वे यूएस ओपन में जोकोविच के बाद सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट बन गए हैं। और इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।